हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है हमारी एनटीएससी सीरीज चल रही है। एनटीएससी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज आपको बहुत अच्छे से समझने की बहुत ज़रूरत है। तो हम आपको एक्सरसाइज 5.4 आज शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पिछला वीडियो एक्सरसाइज 5.3 का किसी बच्चे का मिस हो गया, ऊपर आई का बटन दबा के देख सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज 5.4 एन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमने उसको सिर्फ पढ़ना है। क्या स्टेटमेंट है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल सब बच्चों को पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहां पर लिखा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ विच 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड वन। यानी क्या लिखा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी पॉलीगन है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हैं और उसकी 2 लाइन सेगमेंट तीसरी के इक्वल होती हैं। तो फिर से पढ़ रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ विच 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू द थर्ड वन। यानी तीनों साइड इक्वल होगी, ऐसे ही कह रहा है। एंड ऑल इट्स एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। छोरो में पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के भी थे। ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने इसको रीड कर लिया। अब बात आती है क्वेश्चंस की कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस डेफिनेशन विच यू फील नेसेसरी। कि इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको डिफाइन करने की जरूरत है यूक्लिड के हिसाब से। तो कौन कौन सी टर्म्स हमने यूज करी इसके अंदर? देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। एक तो हमें पॉलीगन डिफाइन करना है इसके अंदर, इसकी हमें बहुत जरूरत है। पॉलीगन हमें डिफाइन नहीं किया हुआ। दूसरी टर्म है लाइन। लाइन डिफाइन करने की जरूरत है, यानी पूरा का पूरा वर्ड ले लेते हैं लाइन सेगमेंट। ये पूरा का पूरा वर्ड ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। और एक हम वर्ड डिफाइन करेंगे यहां पर एंगल। एंगल भी डिफाइन करने की जरूरत है इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए। और 60 डिग्री की बात करिए, 60 डिग्री कौन सा एंगल होता है आपको पता है? एक्यूट एंगल होता है 60 डिग्री, है ना, जो 0 से बड़ा होता है और 90 से कम। 0 और 90 के बीच में जो एंगल होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो 60 डिग्री हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल को भी हमें डिफाइन करने की जरूरत है। तो ये जो डेफिनेशन लिखी गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इसको समझने के लिए हमें एक पॉलीगन, एक लाइन सेगमेंट, एक एंगल और एक एक्यूट एंगल, इन 4 डेफिनेशन को जरूरी है डिफाइन करना। तो देखिए करते हैं। द टर्म्स नीड टू बी डिफाइंड आर। पहली है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है? पॉलीगन होती है ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। कोई भी फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए और कंडीशन है मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बनी हो। जैसे ट्रायंगल बन जाती है, 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है, क्लोज्ड होनी चाहिए। स्क्वायर होता है, 4 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। पेंटागन होता है, 5 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। तो ये 3 और मोर वाले एग्जाम्पल आ गए। ये पॉलीगन है और सारी की सारी क्लोज्ड फिगर है। दूसरी टर्म जो डिफाइन करनी थी वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? पार्ट ऑफ ए लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड पॉइंट्स। मतलब जैसे हमने मान लीजिए कोई लाइन लगाई है, ये लाइन लगा दी हमने, इसके अंदर एक ये एंड पॉइंट हो गया, एक ये एंड पॉइंट हो गया, नाम लिख सकते हैं AB। तो ये जो इतना हिस्सा है AB वाला, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब यही होता है कि उसके एंड पॉइंट्स हैं। तीसरी चीज जो हमें डिफाइन करनी थी वो है एंगल की। एंगल क्या होता है? एंगल की आपने पढ़ा हुआ है, जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो ऐसे होती है ना। यहाँ पर एक एंड पॉइंट होता है, एक ये रे होती है, एक ये रे होती है और बीच में ये जो एंगल होता है ये एंगल बनता है। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये हमारा पार्ट जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है? ये रेज है। तो देखिए ए फिगर, एंगल की डेफिनेशन क्या बनी? ए फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज, एक ये रे और एक ये रे, 2 रे से बनी है विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से रे स्टार्ट होती है, ये कॉमन होना चाहिए दोनों रेज का। इस पॉइंट से ये रे जा रही है
और इसी पॉइंट से ये रे जा रही है, तो इसको बोलते हैं कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो एक एंगल भी हमने डिफाइन कर दिया। और एक लास्ट चीज जो डिफाइन करनी जरूरत थी वो थी एक्यूट एंगल, क्योंकि 60 डिग्री की बात करी है, ये जो एंगल वो कह रहा है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी वो एंगल जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, 90 मतलब राइट एंगल से छोटा है, वो सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। क्वेश्चन में आगे पूछा गया, आर देयर एनी अनडिफाइंड टर्म्स, कोई टर्म ऐसी भी है जो अनडिफाइंड है इसके अंदर? यस। कौन कौन सी है? वो है एक तो लाइन, लाइन के बारे में डिफाइन नहीं किया गया, और दूसरा है पॉइंट, कि पॉइंट जो है वो भी एक अनडिफाइंड टर्म है। ये दो टर्म्स जो है ये यूक्लिड ने डिफाइन नहीं करी, लाइन और पॉइंट, तो दीज टू आर अनडिफाइंड टर्म्स। आगे पूछा है, जस्टिफाई करना है हमें कि ये जो ट्रायंगल है, जो हमें कहा गया कि पॉलीगन ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, इस तरह से नाम लिख लेते हैं इसे ABC, ये कहा गया था कि आउट ऑफ विच 2 लाइन सेगमेंट्स, ये दो जो हैं ये इस तीसरी के इक्वल हैं, और ये तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। तो इसको एक्सप्लेन भी करना है कि हाँ इन सब की जरूरत थी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन बताने के लिए। देखिए 2 लाइन सेगमेंट जो है वो इस तीसरी के इक्वल है, मतलब ये दोनों की जो लेंथ है ये AC और BC, ये लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए? तीसरी सेगमेंट के AB के। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि AC और BC जो है वो किसके बराबर होने चाहिए? AB के। और तीसरी बात वो क्या कह रहा है कि ये तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के होने चाहिए, यानी एंगल AB, B और C, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों 60 डिग्री के होने चाहिए। तो इसमें यूक्लिड के पोस्टुलेट का कहाँ यूज हुआ? देखिए हमने कहा था यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम, यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियम, सारे के सारे एक्सियम हमने एक्सप्लेन करे हैं। ऊपर आई का बटन दबा के देख सकते हैं आप, सारे के सारे एक्सियम्स की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगी। तो फर्स्ट एक्सियम क्या कहता था? इफ थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी जो चीजें एक ही चीज के इक्वल हैं, लिख देता हूं, थिंग्स विच आर, याद हो जाएगा आपको, इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। जो चीजें एक ही चीज के इक्वल है वो सारी इक्वल होंगी। तो AC BC तीनों, ये दोनों जो किसके इक्वल है? AB के, तो तीनों इक्वल होगी। A B और C किसके इक्वल हो गए? 60 के, तो तीनों इक्वल होगी। तो इससे प्रूव हो जाता है, जस्टिफिकेशन होगी हमारी कि यूक्लिड के फर्स्ट एक्सियम का इस्तेमाल करके हमने कह दिया थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमने उसको स्टडी करना है। स्टेटमेंट क्या है? 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन जो हैं कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, कि 2 लाइनें जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जैसे मान लो मैं मान लेता हूं ये कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है L, एक लाइन ये और एक लाइन ये होगी M। ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है L और M। These lines cannot be perpendicular to the same line, ये दोनों लाइनें एक ही लाइन के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। और हमें फिर ये कहा गया कि चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, कि क्या चेक करो कि क्या ये यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट है या नहीं। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को अक्सर डिफिकल्टी आती है, उनको समझ में तो आ जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन लिखना नहीं आता, दे डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट इन एग्जाम। तो हम आपको लिखने का एग्जैक्ट मेथड भी बताएंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखना, देखिए हमने इसकी रीजनिंग करनी है, समझना है कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो बनती कैसे है। देखिए लिखा है 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये मान लीजिए L और M, कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, परपेंडिकुलर की बात हो रही है। अब मान लीजिए ये लाइन है L, अगर मैं इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ करूं, देखिए ये लाइन L है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है M। अब लाइन L और M दोनों एक साथ किसी भी तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। कैसे? अगर मान लीजिए M को मैं बनाऊं किसी लाइन के परपेंडिकुलर, अगर मैं कहूं कि जो M है लाइन N के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन L बनाई है ये इस N के परपेंडिकुलर है, लाइन L N के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? N और M पैरेलल हो जाएंगी, गलत हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा? इसको हटा देते हैं यहां से,
क्योंकि परपेंडिकुलर की बात करनी है तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे हम। देखिए फिर से ड्रॉ करते हैं। हमने कहा था ये लाइन L है और ये लाइन M है। अब मैं कहता हूं कि M के परपेंडिकुलर में कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर A इस तरह से मान लीजिए, ये अब तीसरी लाइन होगी N, ये M के परपेंडिकुलर हो गई। तो जब ये M के परपेंडिकुलर है लाइन N, तो इसका मतलब ये L के पैरेलल होगी। तो दोनों ही केसेस देखिए हमने डिस्कस करे, केस 1 और केस 2। आप ये फिगर बना के रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चन को स्ट्रेंथन करने के लिए कि जब हम कोई लाइन तीसरी ड्रॉ करते हैं L के परपेंडिकुलर तो वो M के पैरेलल हो जाती है, और अगर हम कोई तीसरी लाइन M के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो L के पैरेलल हो जाती है। मतलब ये बात अब आपने लिख के बतानी है। कैसे? देखिए ये हमने रीजन लिखी है यहाँ पर, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन बिकॉज इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन देन दीज लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो इन लाइंस को पैरेलल होना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के, एक तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दोनों पैरेलल हो गई, और ये तीसरी लाइन दोनों N एक ही लाइन के परपेंडिकुलर भी होगी। तो ये हमने जो डेफिनेशन लिखी उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आपको कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों लाइनें L और M एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब उन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। तो यही बात हमने लिख के भी बताई है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन बिकॉज इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन देन दीज लाइंस मस्ट बी पैरेलल। इस तरह से होना चाहिए, और अगर इस तरह से नहीं है तो ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी केस 1 या केस 2। ठीक है। और दूसरे पार्ट में पूछा गया चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो सीधा सीधा आंसर है नो, इट इज नॉट एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ये यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 5.4 का लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे रखी है इस बार, विच आर टेकन एज एक्सियम्स। हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, समझना है। पहली स्टेटमेंट क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। मतलब क्या है? देखिए वो कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए L और M। इफ ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है इस तरह से, ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है N। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहता है इक्वल होने जरूरी नहीं है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, है ना। तो वो कह रहा है ये एंगल जो है वो इक्वल होने जरूरी नहीं है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। अभी सिर्फ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज गिवन, हमें कहा क्या गया है। पहली स्टेटमेंट सब बच्चों को क्लियर हो गई है, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए इफ ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल होती है, ये इंटरसेक्ट्स, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको? टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइन हमने ली L और M। ठीक है, इन दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, और कहा गया कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने हैं दे आर नॉट नेसेसरली इक्वल, ये इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरे पार्ट में लिखा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यानी फिर से वही बात कर रहा है, दो पैरेलल लाइन की, मान लीजिए L और M, और ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, इसका नाम रख देते हैं N। तो वो कह रहा है देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं? ये वाले, ये एंगल और एक ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल है। इनको कह रहा है ये इक्वल होते हैं। मतलब देखिए दो अलग अलग बातें कह रहा है। पहले पार्ट में कह रहा था कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने जरूरी नहीं है। दूसरे में कह रहा है दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। पूछा क्या है? पूछा है इज दिस स्टेटमेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कंसिस्टेंट।
कि ये जो दो एक्सियम इकट्ठे दिए हुए हैं हमें, सिस्टम की बात करें, सिस्टम का मतलब होता है एक साथ, ये दोनों एक्सियम मिलके कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब ठीक है, ये ट्रू है, इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। तो आंसर आएगा नो। क्यों आएगा नो? क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और अल्टरनेट एंगल हम कह रहे हैं इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल होने चाहिए, जबकि फर्स्ट में कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग आर नॉट इक्वल। तो लिख देंगे नो, दिस सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज, रीजन मेंशन करना है, इफ alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, then corresponding angles जो बनेंगे, corresponding angles must be equal, must also be equal, equal होने ही चाहिए, must also equal यूज किया मैंने वर्ड। अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए, जबकि फर्स्ट में वो कह रहा कॉरस्पॉन्डिंग तो इक्वल नहीं है लेकिन अल्टरनेट इक्वल है, तो इसका हमने कह दिया कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लिखा है रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फिर से दो स्टेटमेंट दे रखी हैं टेकन एज एक्सियम्स, और हमें चेक करना है कि जो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब ट्रू है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी है वो क्या है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मान लीजिए ये हमने दो लाइंस बना ली, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये भी हो सकते हैं, है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। वो कह रहा है दे आर नॉट इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, दो लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, मतलब ये कोई रे है और ये लाइन है, इसके ऊपर ये रे खड़ी है, स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, कौन कौन से बने एडजेसेंट एंगल, ये और ये दो एडजेसेंट एंगल बन गए। वो कह रहा है इनका जो सम है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इसका सम और इसका सम, इन दोनों का जो सम है, मान लीजिए ए है और ये बी, तो ए प्लस बी 180 है, ये दे रखा है उसने। तो देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है कि अगर एक रे है उस लाइन के ऊपर खड़ी है तो जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा, लेकिन यहां कह रहा है वर्टिकली अपोजिट नहीं होने चाहिए इक्वल। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं यहां पर, देखिए मान लीजिए इस तरह से, तो इन दोनों का सम भी तो, जो ये भी तो एडजेसेंट बनेंगे और इन दोनों का सम भी 180 आएगा, तो ये दोनों और ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, यानी वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये कह रहा नहीं होते, तो गलत बात है ये, नो, इट इज नॉट कंसिस्टेंट, इट इज नॉट कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट नहीं है? क्योंकि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, इफ sum of two adjacent angles, अगर दो adjacent angles का sum is equal to 180 डिग्री है, then vertically opposite angles, then vertically opposite angle, तो जो vertically opposite angle होंगे they must be equal, मस्ट बी इक्वल, उन्हें भी इक्वल होना पड़ेगा। मस्ट बी, आई एम यूजिंग द वर्ड मस्ट बी इक्वल, कि अगर एक एडजेसेंट, एक रे एक लाइन के ऊपर है तो जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं अगर उनका सम 180 है तो वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, वर्टिकली अपोजिट इक्वल नहीं है, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 है, मतलब दो अपोजिट बातें कह रहा है। तो इसका मतलब दिस सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 का, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये। लिखा है रीड द फॉलोइंग एक्सियम्स, हमें 3 एक्सियम दे रखे हैं, इनको पढ़ना है। फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दूसरा है इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। और तीसरा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो वीडियो था 5.1 से पहले हमने आपको कराया था, जिसमें यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जरूर देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की हेल्प से आपको ये समझ आने वाला है। फिर भी हम यहाँ पर भी आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट एक्सियम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम था, क्या मीनिंग था इसका, कि इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, ये दो चीजें हैं x और y, ये दोनों 5 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू y। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, मतलब अगर मैं यहां कहूं कि ये 4 और 4 दो इक्वल हैं और मैं इनमें दोनों तरफ +3 कर देता हूं, तो होल क्या आया, 4 + 3 7, 4 + 3 7, तो ये भी दोनों इक्वल आए। तो वो कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, तो ये दूसरा भी देखिए एग्जाम ट्रू हो गया यहाँ पर। और तीसरा जो एग्जाम हमें दिया हुआ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। डबल ऑफ द सेम थिंग मतलब अगर मैं कहूं कि x इज इक्वल टू 4 है, ये दो चीजें हैं, x इज इक्वल टू 4 और दूसरी चीज है y इज इक्वल टू 4। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी 4 का डबल क्या होगा 8, 4 का डबल क्या होगा 8, ये दो चीजें हैं x और y, ये दोनों एक ही चीज के डबल, 4 के डबल के इक्वल थी। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी x इज इक्वल टू 8 हो गया, y इज इक्वल टू 8 हो गया, आर इक्वल टू वन अनदर, यानी अगेन x इज इक्वल टू y आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ट्रू है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, चेक वेदर दीज 3 एक्सियम्स आर कंसिस्टेंट, और जस्टिफाई भी करना, तो आपने लिखना है यस दीज 3 एक्सियम्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ये ट्रू हैं, वेरीफाइड हैं, जस्टिफाइड हैं, और क्यों है उसका रीजन देना है, बिकॉज दे आर यूक्लिड्स एक्सियम, क्योंकि ये यूक्लिड के एक्सियम है और यूक्लिड के एक्सियम सारे के सारे ट्रू थे, हमने पढ़ा था पहले भी, हमारी बुक में भी गिवन है। तो इसका मतलब बिकॉज दे आर यूक्लिड्स एक्सियम, सारे यूक्लिड एक्सियम थे, इसलिए ये ट्रू भी है, और हमने इनकी जस्टिफिकेशन भी चेक कर ली है। तो दीज 3 एक्सियम्स आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक क्लास 9th के लिए चैप्टर 5 कंप्लीट कर दिया, जिसका नाम था यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स या इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। लास्ट एक्सरसाइज थी आज 5.4 कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। उनका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई की वीडियो मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखें, बार बार देखें, क्योंकि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के ऊपर चाहे एनटीएससी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब आप ये वीडियोस देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से यूक्लिड्स के एक्सियम और पोस्टुलेट्स समझ आ जाएंगे। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे 6 चैप्टर के साथ, लाइन्स एंड एंगल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।